एपिसोड नंबर 76 की स्टार्टिंग होती है और वो दोनों विंडो से बाहर देख रहे होते हैं और जेफ्यू रिंकिंग से कहती है मैं उस बंदरगाह को देख रही हूँ जहाँ लोगों को मदद की जरूरत है और ऐसा लगता है कि इस बार कई लोग मारे गए हैं। फिर रिंकिंग कहता है समुद्र में कोई भी अचानक बदलाव नहीं हुआ है और वो सभी लोग इस काम में एक्सपर्ट है। और रिंकिंग उसे और कस के गले लगाते हुए कहता है और लकीली तुम वापस आ गई। जेफ्यू कहती है स्टैटिक फाउंडेशन के पास इस तरह की आपातकालीन स्थिति के लिए पैसा है और मुझे लगता है कि वो पैसा यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जेफ्यू ये सब कह ही रही होती है तभी रिंकिंग उसके कानों को बाइट करने लगता है और उससे कहता है क्या ये स्वीकार करने के बाद कि मैंने अपना चार्म खो दिया है और ये सब कहकर मैं तुम्हें चिढ़ा रहा हूँ लेकिन तुम इस वक्त काम की बात कर रही हो। तभी जेफ्यू पीछे घूमती हुई उससे कहती है बेशक वो सब बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव था लेकिन कल जब तुम खुद को पूरी तरह से तोड़ चुके होंगे तब तुम बिल्कुल एक बच्चे की तरह बर्ताव करोगे और तब तुम बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते हो। से ये सब कहता देख ड्रिंकिंग ब्लश करते हुए कहने लगता है नहीं मैं बिल्कुल भी बच्चे की तरह बर्ताव नहीं करता। तभी जेफ्यू से किस करती हुई कहती है ठीक है और फिर तभी कोई डोर नॉक करने लगता है और जेफ्यू आगे बढ़ती हुई कहती है मैं जाकर देखती हूँ और फिर वो जाकर गेट ओपन करती है। तभी एक लड़की आकर उसे गले लगा लेती है और जेफ्यू हैरानी से कहती है आयरन तुम। और वहीं आयरन के डैड रिंकिंग को अपना कार्ड देते हुए कहते हैं ये लीजिए ये मेरा बिजनेस कार्ड है और मैंने नॉर्थ अमेरिका में एक छोटा सा सुपरमार्केट खोला है। अगर आपको फ्यूचर में किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मेरे पास आ सकते हैं। और फिर रिंकिंग हैरानी से कहने लगता है नॉर्थ अमेरिका की सुपरमार्केट बिल्कुल भी छोटी मार्केट नहीं है। वो व्यक्ति कहता है यस मिस्टर रिंकिंग और इसी के साथ साथ वहाँ पर छोटा व्यापार भी नहीं होता। फिर वो लेडी आगे कहती है आपने हमारी नन्ही परी को बचाया इसके लिए आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है और अगर फ्यूचर में किसी भी चीज की आपको जरूरत हो तो आप मेरे हस्बैंड से बात कर सकते हैं। फिर जेफ्यू आयरन के सर पर हाथ घुमाती हुई कहती है उस आइलैंड पर आयरन की वजह से मुझे हिम्मत आई और इसलिए मैं आयरन का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और वहीं रिंकिंग ये सब देख स्माइल करने लगता है और फिर आयरन हैरानी से आगे उससे कहती है जेफ्यू तुम्हारे हाथों की वो अंगूठी कैसी है। तब जेफ्यू से कहती है ये अंगूठी ठीक है और समुद्र के इतने थपेड़े पड़ने के बाद भी मैंने ये अंगूठी घूमने नहीं दी। और तभी रिंकिंग उसके पास आती हुई कहता है अब मैं देखता हूँ कि फ्यूचर में क्या तुम इस अंगूठी को उठाने का साहस करती हो। तब जेफ्यू से कहती है ठीक है मैं इस अंगूठी को नहीं उठाऊंगी और अब बस तुम अपनी जिंदगी में आराम करो। और रिंकिंग जेफ्यू से कह रहा होता है ठीक है तब तुम मेरी जिंदगी में मेरी वाइफ बन पाऊंगी। फिर जेफ्यू हंसते हुए कहती है हाँ ठीक है। फिर आगे आयरन के डैड कहते हैं आपका रिश्ता बहुत ही ज्यादा अच्छा है आप दोनों की नई नई शादी हुई है ना। तब जेफ्यू उससे कहती है नहीं उसने एक दिन पहले ही कबूल किया है। और फिर आयरन के डैड कहते हैं जब तक आप दोनों प्यार में पड़ते हैं तब तक देर नहीं होगी। और वहीं जेफ्यू रिंकिंग को देखते हुए मन में कहने लगती है नहीं अभी भी बहुत देर हो चुकी है। और फिर सीन शिफ्ट होते में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर मैड कहती है मास्टर और मैडम वापस आ गए हैं। फिर वो दोनों घर के अंदर एंटर होते हैं और जेफ्यू कहती है डैड मॉम हम वापस आ गए। और फिर आंटी कोई उन दोनों के पास जाकर उन्हें गले लगाते हुए कहती है आखिरकार आप दोनों वापस आ ही गए और मैंने देखा कि बाहर बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है और आप दोनों छुट्टियों पर गए हैं और ये सोच सोच कर तो मैं पागल हो रही थी। और फिर रिंकिंग के डैड कहते हैं ये बात अच्छी है कि तुम दोनों सही सलामत वापस आ गए। और फिर वो अंदर जाते हुए कहते हैं कोई बात नहीं इस बार सेफ्टी टीम समय पर आ गई। और रिंकिंग ने सेफ्टी टीम को इनवाइट किया और वो समय पर आकर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। तुमने बहुत ही अच्छा काम किया और अब जल्दी करो तैयार होकर डिनर टेबल पर आओ। वहीं जेफ्यू ने इस तरह देख मन में कहने लगती है रिंकिंग के डैड सच में बहुत ही ज्यादा चिंता में है लेकिन वो हमें ये सब दिखाना नहीं चाहते। और अब मेरे समझ में आया कि आखिरकार रिंकिंग को ये अहंकार किससे मिला है। और मन में ये सब कहता देख वो रिंकिंग को देखने लगती है और वहीं रिंकिंग खुद को उसे इस तरह देखता देख उसे कहने लगता है क्या हुआ तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो। अब जेफ्यू आगे बढ़ती हुई कहती है कुछ नहीं। और फिर सीन शिफ्ट होकर वो दोनों हमें 11 की मेंशन के गेट पर दिखाए जाते हैं जहाँ 11 की वाइफ बाहर आती है और उन्हें देख हैरानी से कहती है तुम दोनों को स्वास्थ्य और सुरक्षित देखकर बहुत ही अच्छा लगा और मैंने सुना है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था मैं सचमुच बहुत ही ज्यादा डर गई थी। फिर जेफ्यू कहती है हेलो जियांग। और फिर वो अंदर जाती हुई कहती है अब ये सब खत्म हो चुका है वो सच में बहुत ही ज्यादा डरावना था लेकिन अब सब कुछ ठीक है चिंता मत करो। फिर रिंकिंग
हैरानी से कहता है मुझे नहीं पता कि वो कौन था जो कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। और फिर जेफ्यू जाते हुए उसे जीप दिखाती है और फिर वो सभी लोग हमें अंदर दिखाए जाते हैं, जहाँ पर जेफ्यू स्नैक्स खा रही होती है और वहीं रुइंकिंग उसे स्नैक्स खाता हुआ देख रहा होता है। और उन दोनों को इस तरह देख जियांग 11 से कहती है उन दोनों को देखो, क्या वो दोनों कुछ अलग नहीं लग रहे। अब 11 उससे कहता है हाँ मुझे लगता है कि वो दोनों पहले से और भी ज्यादा इंटीमेटेड हो चुके हैं। जियांग कहती है हाँ, जब वो पिछली बार आए थे उन्हें सिर्फ एक दूसरे की परवाह थी, लेकिन तब उन्होंने अपनी फीलिंग्स नहीं बताई थी, लेकिन इस बार वो थोड़े ज्यादा खुले हुए हैं। और जब से मैं रुइंकिंग को जानता हूँ तब से मैंने उसे इस तरह कभी भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। और जेफ्यू हैरानी से कहती है अरे हाँ बच्चे कहाँ पर है, मुझे वो दिखे ही नहीं। जियांग कहती है हाँ, जब पिछली बार तुम लोग गए थे तो तब तुमसे वो टकरा गए थे ना, इसीलिए हमने इस बार उन दोनों को हमारे मॉम डैड के यहाँ भेज दिया। फिर जेफ्यू कहती है मैंने उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लाए थे, मैंने सोचा था कि मैं उनके साथ खेलूंगी। और फिर जियांग आगे कहती है क्योंकि तुम्हें बच्चे इतने ज्यादा पसंद है, तुम एक बच्चे को जन्म क्यों नहीं देती। उसकी ये बातें सुन जेफ्यू हैरानी से कहती है क्या एक बच्चा। और फिर वो हैरानी से मन में कहती है क्या मैं और रुइंकिंग। और तभी रुइंकिंग उसके पास आते हुए धीरे से उससे कहता है जेफ्यू अगर तुम चाहो तो आज रात को हम ज्यादा अच्छी तरह से कोशिश कर सकते हैं। उसको ऐसा कहता देख वो ब्लश करने लगती है और खुद से दूर धकेलती हुए कहती आखिरकार कौन ही तुम्हारे साथ ये सब ट्राई करना चाहेगा। और फिर वो मन में कहने लगती है लेकिन इसके अलावा अगर सच में मेरा कोई बच्चा हुआ तो क्या मुझे उसे इस बारे में बताना चाहिए कि मैं जेफी हूँ ना कि लियान। और वहीं रुइंकिंग उसे इस तरह सोचता देख हैरानी से कहता है क्या हुआ। और वहीं जेफ्यू मन में कहने लगती है अभी सबको ये पता है कि लियान और रुइंकिंग की शादी हुई है। फिर जेफ्यू से कहती है कुछ नहीं। और फिर वो दोबारा मन में कहने लगती है अगर इस शादी में मेरी जेफ्यू वाली पहचान सामने आएगी तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और फिर सीन सिर्फ टुतर में ज्वेलरी शॉप दिखाई जाती है जहाँ पर जेफ्यू उस इयररिंग्स को बेचने के लिए आई हुई होती है। और वहीं वो सामने वाला व्यक्ति हैरानी से कहता है क्या सच में आप इन्हें बेचना चाहती हो। इन इयररिंग्स को आपने जितने में खरीदा होगा उसके मुकाबले में आपको अभी इस वक्त बहुत ही ज्यादा कम पैसा मिलेगा। जेफ्यू कहती है हाँ ठीक है, और वैसे भी मुझे सचमुच ये इयररिंग्स पसंद नहीं है। और फिर वो मन में कहने लगती है ये इयररिंग्स रुइंकिंग ने मुझे गिफ्ट किए हैं तो मुझे ये पसंद कैसे नहीं होंगे। दरअसल बात ये है कि डैड का समय पूरा हो गया है और मुझे तुरंत उनके पैसे चुकाने होंगे। और फिर सीन सिर्फ टुतर में 3 घंटे पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ वो हॉस्पिटल में थी और एक लेडी जेफ्यू से कहती है मैम माफ करिएगा लेकिन आपके इस कार्ड में सिर्फ $7,000 और 24 सेंट्स बचे हुए हैं। की बस सुन जेफ्यू हैरानी से कहती है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, डैड ने तो जितनी भी पेंटिंग बेचकर पैसा कमाया वो सारा पैसा इसमें ही होना चाहिए ना। और इसके अलावा अभी तो आगे पुलिस वाले भी पैसे मांगेंगे, का मतलब ये है कि डैड ने पहले ही इस कार्ड में से पैसे निकाल लिए। फिर हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है जहाँ पर वो मन में कह रही होती है बस एक बार डैड के बाहर आ जाने के बाद में उनसे ये पूछूंगी कि आखिरकार इस कार्ड में के पैसे कहाँ गए, वो इस तरह अपनी बेटी को अंधेरे में नहीं रख सकते। और फिर वो लेडी कहती है तो फिर ठीक है मैम हम इन बालियों को ले लेते हैं और कुछ देर में ही आपके कार्ड में सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, आप अपना कार्ड चेक करना याद रखें। तब जेफ्यू कहती है हाँ ठीक है। और फिर वो मन में कहने लगती है ये पहला गिफ्ट है जो कि रुइंकिंग ने मुझे दिया है तो मैं इसे इतनी संभाल कर कैसे नहीं रखती, लेकिन इस वक्त मुझे इसे बेचना पड़ रहा है। और हमें हेंगोई कॉर्पोरेशन दिखाया जाता है जहाँ पर जेफ्यू आई हुई होती है और वो उस पेंटिंग को देख हैरानी से कहती है इस ड्राइंग को यहाँ पर टांगा है। तब क्या मिंग कहता है जब से बॉस ने इस पेंटिंग को यहाँ पर टांगा है तब से उनकी किस्मत खुल गई। और तभी वहाँ पर रुइंकिंग आती हुई कहता है आखिरकार तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। जेफ्यू रुइंकिंग के पास जाती हुई कहती है ये मैं क्या सुन रही हूँ, जब से तुमने इस पेंटिंग को यहाँ पर टांगा है तब से तुम्हारी किस्मत खुल गई, क्या ये सच है। तब रुइंकिंग कहता है हाँ। तब जेफ्यू कहती है तो फिर तुम मुझे पैसे दे दो, मुझे एक रेड पॉकेट लेनी है। तभी रुइंकिंग उसके हाथों को किस करती हुई कहता है मेरे लिए ये पेंटिंग लकी नहीं है बल्कि तुम हो। और फिर जेफ्यू अपने होठों की ओर इशारा करती हुई उससे कहती है ठीक है रुइंकिंग अगर तुम मुझे रेड पॉकेट के लिए पैसे नहीं देना चाहते, लेकिन क्या तुम्हें मेरे हाथों पर किस करने के बजाय मेरे होठों पर किस नहीं करना चाहिए। और उसे ऐसा कहता है देख रुइंकिंग स्माइल कर मन में कहने लगता है जब से मैंने उसके सामने कबूल किया है तब से वो खुद आगे बढ़ रही है।
अब मुझे लगता है कि मैंने शायद पहले ही ये सब कर लेना चाहिए था। और फिर वो उसे किस करने लगता है। फिर हम एक व्यक्ति को गेट पर देखते हैं। ये इंटरव्यू होस्ट का असिस्टेंट है और वो गेट नॉक करते हुए कहता है, मिस्टर रुइंकिंग और मिस लियान, आपका इंटरव्यू आ चुका है, आप इसे देख लीजिए। रुइंकिंग जाकर गेट ओपन करता है और उस व्यक्ति से फाइल लेते हुए कहता है, हाँ ठीक है। फिर वो व्यक्ति जेफ्यू को बड़े ध्यान से देखते हुए कहता है, मैडम आप। तब जेफ्यू हैरानी से कहती है, क्या हुआ? तो वो व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं, मुझे माफ करिएगा, मैंने आपको कोई और समझ लिया था। दरअसल बात ये है कि मेरी बहन जिस स्कूल में जाती है वहाँ पर एक टीचर है जो कि उसे ड्राइंग सिखाती है, बिल्कुल आप उन्हीं की तरह दिखती हो। उसे ऐसा कहता है देख जेफ्यू थोड़ी हैरान होती हुई मन में कहती है, नहीं वो मैं नहीं हूँ। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो लियान थी? और अभी तक तो मुझे यही लग रहा था कि हम दोनों सिर्फ एक जैसा दिखते हैं, लेकिन अब पता चला कि हम दोनों के पास ही एक जैसी स्किल्स है। लेकिन इस तरह कब तक मैं अपनी पहचान छुपा कर रखूंगी? फिर वो व्यक्ति आगे बढ़ते हुए कहता है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और वहीं जेफ्यू रुइंकिंग को देख मन में कहने लगती है, अगर मेरी असली पहचान सामने आ गई तो क्या सॉन्ग परिवार मुझे रुइंकिंग के साथ रहने देगा? और फिर रुइंकिंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो। जेफ्यू स्माइल कर मन में कहने लगती है, वो मुझे ज्यादा ना सोचने के लिए कह रहा है। फिर वो उससे कहती है हाँ। और फिर सीन शिफ्ट तरह में जेफ्यू का घर दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने रियल डैड के साथ खाना खा रही होती है और उनसे कहती है, आखिरकार मैंने आपको बाहर निकाल ही लिया और आप इतने लंबे समय से रोड पर रहते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इतने ज्यादा प्लेन्ड क्यों है? फिर उसके डैड कहते हैं, अक्सर मैं नदी के किनारे चलता हूँ तो मेरे जूते गीले कैसे नहीं होंगे भला? जेफ्यू उनकी तरफ खाना बढ़ाती हुए कहती है, ये लीजिए आप अच्छे से खाना खाइए, आपको वहाँ जेल में अच्छा खाना नहीं मिला होगा ना? अब उसके डैड कहते हैं, ऐसा मत कहो, वहाँ जेल का खाना भी बहुत ही अच्छा है और वैसे हर खाने में तो नॉनवेज होता ही है, लेकिन वो खाने का स्वाद मेरी बेटी के पकाए हुए खाने की जितना नहीं था। कि ये सब बातें सुन जेफ्यू मन में कहने लगती है, जेल का खाना अच्छा कैसे हो सकता है भला? ये सब रुइंकिंग के मैनेजमेंट का ही काम होगा। और जेफ्यू के डैड उससे कह रहे होते हैं, जेफ्यू क्या तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और क्या तुमको लियान मिली? अब जेफ्यू कहती है, नहीं ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से मुझे और इंतजार करना होगा। और फिर वो मन में कहने लगती है, अब जब मैं अपने डैड को इस बारे में बताऊंगी कि मैं रुइंकिंग के साथ हूँ तो क्या वो उसे डराएंगे? फिर उसके डैड कहते हैं, लियान ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम्हारे डैड बाहर आ चुके हैं तो लियान को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये बातें सुनते ही जेफ्यू खांसने लगती है और फिर डैड कहते, बेटी तुम ठीक तो हो ना? तब जेफ्यू कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ डैड। और वैसे डैड जो आपने पेंटिंग बेच के $6 मिलियन कमाए उसका क्या हुआ? मैंने आपका बैंक अकाउंट चेक किया, उसमें पैसे नहीं है। और फिर डैड हिचकिचाते हुए कहते हैं, क्या मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि लाओ ने अभी तक मुझे पैसे सेंड नहीं किए। और उन्हें इस तरह देख जेफ्यू मन में कहने लगती है, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। और फिर जेफ्यू आगे उनसे कहती है, ठीक है लेकिन अभी आप कोई भी कार्यवाही मत करना, ऐसा इसलिए है कि आपके खाते में कोई प्रॉब्लम है और आप ये सब खुद को समझने के लिए खुद को कुछ समय दे। और फिर सीन शिफ्ट तरह में ज्वेलरी शॉप दिखाई जाती है जहाँ कियामी रुइंकिंग से कह रहा होता है, बॉस क्या आप मालकिन के लिए वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट तैयार करने जा रहे हैं? तब रुइंकिंग कहता है, जब तुम पहले से ये बात जानती हो तो तुम क्यों पूछ रहे हो मुझसे? और तभी रुइंकिंग की नजर इयररिंग्स पे पड़ती है और फिर वहाँ खड़ी एम्प्लॉय उनसे कहती है, सर क्या आपको ये इयररिंग्स पसंद आए? तब रुइंकिंग हैरानी से कहता है, ये इयररिंग्स तो मैंने अपनी वाइफ के लिए खरीदे थे। और क्या ऐसा नहीं है जैसा कि मैं समझ रहा हूँ कि पूरी दुनिया में ये इयररिंग्स का एक ही सेट है? और फिर वो लड़की कहती है, सर इस शॉप में रीसेलिंग भी होती है और आप ये जिस इयररिंग्स की बात कर रहे हैं उस इयररिंग्स को एक लेडी आकर बेच के गई, उन्होंने कहा कि उन्हें ये इयररिंग्स पसंद नहीं है। उसकी ये बातें सुन रुइंकिंग मन में कहने लगता है, क्या उसे ये इयररिंग्स पसंद नहीं थे? और फिर रुइंकिंग उससे कहता है, मुझे ये इयररिंग्स पैक कर दो। और फिर सीन शिफ्ट तरह में रुइंकिंग का विला दिखाया जाता है जहाँ एंटर होती हुए जेफ्यू कह रही होती है, आंटी कुई मैं वापस आ गई। और फिर आंटी कुई कहती है, मालकिन आप वापस आ गई और वैसे यंग मास्टर भी आज बहुत ही जल्दी वापस घर आ गए। ये सुन जेफ्यू हैरानी से कहती है, क्या रुइंकिंग जल्दी वापस आ गया? फिर आंटी कुई कहती है, हाँ वो ऊपर साइड है लेकिन उनका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। और फिर जेफ्यू ऊपर जाती है और गेट नॉक करती हुए कहती है, रूम सर्विस। और फिर रुइंकिंग कहता है, अंदर आ जाओ। और फिर जेफ्यू भागकर रुइंकिंग के पास आती है और उसके गालों पर किस करने लगती है। और फिर रुइंकिंग उससे कहता है,
है जेफ्यू क्या तुम खुश हो? तब जेफ्यू कहती है हाँ, और देखो मैंने आज रेबिट की तरह की ड्रेस पहनी है। और फिर रुइंकिंग उसके कानों को देख उससे कहने लगता है तो फिर जेफ्यू जो मैंने तुमको इयररिंग्स दिए थे उसका क्या हुआ? हमने आज उन इयररिंग्स को क्यों नहीं पहने? रुइंकिंग की ये बातें सुन जेफ्यू हैरानी से मन में कहने लगती है रुइंकिंग ने आज अचानक झुमकों की बातें क्यों की, क्या उसे कुछ पता चल गया है? और जेफ्यू हिचकिचाती हुए रुइंकिंग से कहती है रुइंकिंग वो क्या है ना कि झुमके बहुत ही ज्यादा महंगे हैं तो इसलिए खोने का डर है, तो इसलिए मैंने उतार कर उन्हें रख दिए। और फिर रुइंकिंग कहता है तुम क्यों डर रही हो, तुम उन इयररिंग्स को पहन लो, मैं देखना चाहता हूँ। अब जेफ्यू कहती है थोड़ी देर में खाना खाने का समय हो जाएगा और फिर खाना खाकर हम सो जाएंगे, तो उन इयररिंग्स को पहनने का क्या मतलब है? और फिर रुइंकिंग खड़े होती हुई कहता है वो सिर्फ इयररिंग्स ही तो है, तो तुम्हें किस बात का डर है, और मैं तुम्हारे लिए इयररिंग्स ढूंढ देता हूँ। अब जेफ्यू कहती है नहीं, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा सामान बहुत ही ज्यादा बिखरा हुआ है। और फिर वो मन में कहने लगती है मैंने तो वो इयररिंग्स बेच दिए, अब मैं उसे वापस कैसे पा सकती हूँ? अभी रुइंकिंग उसे वो इयररिंग्स दिखाती हुई कहता है ये देखो। और फिर जेफ्यू कहती है तुमने वैसे ही दिखने वाली इयररिंग्स दोबारा खरीदी? तब रुइंकिंग कहता है ये पूरी दुनिया में एक ही सेट है। और फिर जेफ्यू आगे कहती है तुमने इन्हें मुझे दे दिए है, तो इसका मतलब ये है कि मैं इन झुमकों के साथ जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। और फिर रुइंकिंग गुस्से से कहता है उस क्लर्क ने कहा कि जिस लड़की ने इन इयररिंग्स को बेचा है उसने कहा था कि उन्हें ये इयररिंग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो इसे बेच रही है। जेफ्यू घबराती हुई कहती है नहीं नहीं वो बकवास कर रही है। रुइंकिंग तुम्हारे द्वारा मुझे दिया गया एकमात्र गिफ्ट को मैं पसंद कैसे नहीं कर सकती, मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं अपने डैड को छुड़वा सकूं। अरे नहीं ये मैंने क्या कह दिया? फिर रुइंकिंग कहता है कहती जाओ, तुम चुप क्यों हो गई? और फिर जेफ्यू रुइंकिंग को सारी बात बताती है। और तब रुइंकिंग उससे कहता है तुमने कहा कि तुम्हारे डैड ने ये नहीं बताया कि कार्ड में के पैसे कहाँ गए? तब जेफ्यू कहती है हाँ, और मुझे लगता है कि शायद वो मुझसे कुछ राज छुपा रहे हैं। और फिर रुइंकिंग मन में कहने लगता है और ये बात सोचने वाली है कि जी बक्सू को ये बात कैसे पता चली कि डाउन पेंटिंग मेरे घर में है। लेकिन इसी के साथ साथ जी बक्सू इस पागल लड़की का पिता भी है, तो शायद वो उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। और उसे खुद को इस तरह देखता देख जेफ्यू से कहने लगती है क्या हुआ? तब रुइंकिंग कहता है मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि उसके पास क्या रहस्य है, लेकिन अगर मुझे इस बारे में पता चला कि मेरा दिया हुआ गिफ्ट तुमने दोबारा बेचा तो। और फिर जेफ्यू कहती है बस तुम इस तरह का दिखावा करो कि तुमने मेरे डैड को बचाने के लिए मुझे पैसे उधार दिए हैं, फिर मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। और फिर तभी रुइंकिंग उसे किस करती हुई कहता है जेफ्यू तुम मुझे अपनी बॉडी सेल क्यों नहीं कर देती? और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ रुइंकिंग शावर लेकर वापस आ जाता है और कहता है जेफ्यू तुम ये क्या कर रही हो? अब जेफ्यू कहती है रात के खाने के समय आंटी या ने मुझे बहुत सारी रेसिपी सिखाई, तो मैं उन्हें लिख रही हूँ। तब रुइंकिंग उससे कहता है ये सब रेसिपी लिखना बंद करो, बाद में मेरे लिए डिनर बनाना। और रुइंकिंग जेफ्यू से कह रहा होता है तुम ये सब लिखना बंद करो और तुम बाद में मेरे लिए खाना बनाना। तब जेफ्यू कहती है मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं कर रही, मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ कि अगर मेरी कभी नौकरी चली गई तो मैं रेस्टोरेंट में काम कर कर कुछ पैसे कमा पाऊंगी। और फिर रुइंकिंग कहता है अगर तुम वहाँ की बॉस बन गई तो मुझे क्या करना होगा? तब जेफ्यू कहती है तुम एक मैडम के बारे में क्या सोचते हो? तब रुइंकिंग कहता है ठीक है, एक बॉस के रूप में तुम पैसा इकट्ठा करने की जिम्मेदार होंगी और वहीं मैं एक मैडम के रूप में सुंदर होने का जिम्मेदार होऊंगा। ये बातें सुन जेफ्यू मन में कहने लगती है क्या रुइंकिंग और एक मैडम के रूप में? और फिर जेफ्यू से इमेजिन करने लगती है और जोर जोर से हंसते हुए कहती है तो फिर ठीक है रुइंकिंग ये डील रही। फिर रुइंकिंग उसके ऊपर आते हुए कहता है जेफ्यू तुमने क्या सोचा जो तुम इतनी जोर जोर से हंस रही हो? अब जेफ्यू कहती है मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बताऊंगी, अगर तुम में टैलेंट हो तो तुम इस बारे में पता लगा लो। फिर रुइंकिंग कहता है चलो ठीक है, देखते हैं कि तुम कब तक नहीं बताती हो। और फिर वो जेफ्यू की नेक पर किस करने लगता है और वहीं जेफ्यू ब्लश करती हुई कहती है नहीं रुइंकिंग। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ जेफ्यू रुइंकिंग से कह रही होती है रुइंकिंग इस नए साल के मौके पर मैं डैड के साथ वापस जाना चाहती हूँ, वो बिल्कुल अकेले है तो बॉस मुझे कुछ समय की छुट्टी दीजिए। अब
तब रोइंकिंग कहता है हाँ ठीक है, और फिर वो उसके माथे पर किस करते हुए कहता है चलो अब सो जाओ। तब जेफ्यू कहती है हाँ ठीक है, और फिर सीन शिफ्ट होकर वो दोनों हमें कार में दिखाए जाते हैं, जहाँ जेफ्यू रोइंकिंग से कह रही होती है मुझे ड्रॉप करने के लिए तुम क्यामिंग को क्यों नहीं कहते, हर बार तुम्हें आने की जरूरत नहीं है रोइंकिंग। उसकी ये बातें सुन रोइंकिंग मन में कहने लगता है मैं तुम्हें किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अकेले कैसे रहने दे सकता हूँ। और फिर जेफ्यू कार से बाहर निकलते हुए कहती है ठीक है तो अब मैं चलती हूँ, रोइंकिंग तुम भी जल्दी से घर पहुँच जाना। रोइंकिंग कहता है हाँ ठीक है, फिर वो मन में कहता है और फिर सीन शिफ्ट में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ रोइंकिंग डोरबेल बजाता है। अंदर से जेफ्यू कहती है मैं आ रही हूँ, फिर वो जाकर गेट ओपन करती है और हैरानी से कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो। रोइंकिंग मन में कहता है मैं अपने ससुर से मिलने का ये मौका कैसे खो सकता हूँ। फिर वो उससे कहता है जेफ्यू तुम ही अपना कार में जैकेट भूल गई थी। अब जेफ्यू शक भरी नजरों से उसे देखती हुए कहती है क्या बस इसी वजह से। और फिर जेफ्यू के डैड बाहर आते हुए कहते हैं कौन आया है। रोइंकिंग कहता है फादर इन लॉ मैं आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड हूँ और मैं यहाँ पर आपके साथ न्यू ईयर बनाने आया हूँ। जेफ्यू कहती है कुछ भी मत कहो। और फिर डैड कहते ओ ये जवान लड़का कितना ज्यादा विनम्र है, और वैसे तुम इतने सारे गिफ्ट्स क्यों लाए हो, आओ अंदर बैठकर बात करते हैं। जेफ्यू कहती है डैड वो सिर्फ बकवास कर रहा है, फिर भी आप उसे घर में कैसे अंदर आने दे सकते हो। फिर डैड अंदर चले जाते हैं और रोइंकिंग धीरे से कहता है मैंने क्या गलत कहा, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। जेफ्यू उससे कहती है मुझे तुमसे नफरत है। और वो सभी लोग हमें डिनर टेबल पर दिखाए जाते हैं, जहाँ जेफ्यू के डैड कह रहे होते हैं जवान लड़के तुम खाना खाने में बिल्कुल भी मत शर्माना। तब रोइंकिंग कहता है हाँ। और फिर जेफ्यू फुसफुसाती हुई अपने डैड से कहती है डैड पिछली बार जब मेरे बॉयफ्रेंड से आप मिले थे तो आपने उसकी टांगे तोड़ दी थी, लेकिन आज आप इतने खुश क्यों है। तब डैड कहते क्योंकि जब तुम बहुत ही ज्यादा छोटी थी और अब तुम जवान हो चुकी हो तो तुम्हें लड़कों के साथ डेट पर जाना ही चाहिए। और फिर जेफ्यू रोइंकिंग को एक बॉल देती हुई कहती है ये लो मेरे डैड ने इसे बनाया है, ये एक सूप है जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, तुम इसे ट्राई करो और बताओ कि कैसा है। तब रोइंकिंग कहता है हाँ ठीक है। और फिर रोइंकिंग उस सूप को टेस्ट करता है और चौंकते हुए कहता है इस सूप का स्वाद तो हूबहू मेरी मॉम के बनाए गए सूप जैसा ही है। और फिर वो मन में कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो मेरी मॉम सूप बनाती थी उसकी रेसिपी तो सीक्रेट है। फिर जेफ्यू के डैड हैरानी से कहते हैं क्या मॉम सूप की रेसिपी हमारे घर का एक सीक्रेट है। एक मिनट रुको तुम्हारा नाम क्या है लड़के। तब वो कहता है मेरा नाम रोइंकिंग है। और ये सुनते ही जेफ्यू के डैड के हाथ से वो बॉल नीचे गिर जाता है और चिल्लाते हुए कहते हैं क्या तुम रोइंकिंग हो, यानी कि तुम्हारी मॉम। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और तुम दोनों एक साथ एक ही बेड पर कैसे सो सकते हो। और उनकी ये सब बातें सुन जेफ्यू चिल्लाते हुए कहते हैं डैड आप ये सब क्या बोल रहे हो। तब डैड कहते हैं वो मैं। और फिर वो मन में कहने लगते हैं यूमियाओ को इस बारे में नहीं पता। और फिर वो वापस चेयर पर बैठते हुए कहते हैं मैं एक रूढ़िवादी व्यक्ति हूँ और मैं ये सब शादी के पहले बिल्कुल पसंद नहीं करता। और फिर वो मन में कहने लगते हैं तुम दोनों ऐसा कभी नहीं कर सकते क्योंकि तुम दोनों। और फिर सभी लोग शांति से खाना खाने लगते हैं और वहीं रोइंकिंग मन में कहने लगता है मेरा नाम सुनने के बाद ही उनका जो रिएक्शन था वो बहुत ही ज्यादा अजीब था। क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुझे पसंद नहीं करते हो, या फिर इसके पीछे और कोई कारण हो सकता है। फिर रोइंकिंग उनसे कहता है एक्सक्यूज मी सर, आपने कहा था कि इसकी रेसिपी आपके परिवार की एक सीक्रेट रेसिपी है ना। अब जेफ्यू के डैड कहते हैं नहीं ये परिवार की एक सीक्रेट रेसिपी नहीं है, बल्कि टीचर के द्वारा सिखाई गई रेसिपी की एक नकली सी कॉपी है। उनकी ये बातें सुन रोइंकिंग मन में कहने लगता है ये वो नहीं है जो उन्होंने पहले कहा था, ऐसा कुछ है जो कि वो छुपाने की कोशिश कर रहे हो। और फिर हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ सभी का खाना हो जाता है और जेफ्यू प्लेटें उठाती हुई कहती है अब मैं जाकर इन प्लेटों को धो लेती हूँ। तब रोइंकिंग कहता है लाओ मैं इसमें तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तभी जेफ्यू के डैड रोइंकिंग को रोकते हुए कहते हैं तुम हमारे मेहमान हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, और उसे प्लेटें धोने दो। तब रोइंकिंग कहता है हाँ ठीक है। और फिर जेफ्यू और उसके डैड किचन में चले जाते हैं और वहीं रोइंकिंग मन में कहने लगता है जब मैं घर में एंटर हुआ था तब तो उन्होंने मुझे सन इन लॉ कहा था और अब उन्होंने मुझे एक मेहमान बना दिया। जहाँ रोइंकिंग एक पेंटिंग को देख रहा होता है तभी वहाँ जेफ्यू आती हुई कहती है डैड ने मुझसे कहा कि वो डिशेस खुद ही धो लेंगे और मैं बाहर चली जाऊँ। और वैसे रोइंकिंग तुम क्या देख रहे थे।
तब रुइंकिंग कहता है ये पेंटिंग मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। तब जेफ्यू कहती है लेकिन ये पॉसिबल कैसे है, जहाँ तक मुझे याद है कि ये पेंटिंग बहुत ही लंबे समय से यहीं पर है। तब रुइंकिंग पेंटिंग की ओर हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैंने इस पेंटिंग को कहीं देखा है। और तभी अचानक वहाँ पर जेफ्यू के डैड आ जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं उस पेंटिंग को मत छुओ। फिर रुइंकिंग कहता है माफ करिएगा सर, लेकिन मैं बस इस पेंटिंग को करीब से देखना चाहता था। और डैड रुइंकिंग को इग्नोर करते हुए उस पेंटिंग के पास जाते हैं और वहीं रुइंकिंग जेफ्यू से कहने लगता है जेफ्यू अब मैं चलता हूँ, मेरी एक अपॉइंटमेंट है तो मैं पहले जा रहा हूँ, मैं तुम्हें बाद में लेने के लिए आऊंगा। तब जेफ्यू कहती है हाँ ठीक है। और ये कहकर रुइंकिंग वहाँ से चला जाता है और वहीं डैड जेफ्यू से कहने लगते हैं बेटी अभी तक हम दोनों ने अच्छे से बात नहीं की है, आओ बैठकर बात करें। और उन्हें इस तरह देख जेफ्यू मन में कहने लगती है क्या रुइंकिंग ने कुछ गलत किया। रुइंकिंग के चले जाने के तुरंत बाद ही डैड का मूड अचानक बेहतर हो गया और फिर वो उनसे कहती है डैड क्या आप हमेशा से ही ये नहीं चाहते थे कि मेरी शादी एक अमीर परिवार में हो, लेकिन आज का आपका ये रिएक्शन। अब उसके डैड कहते हैं हाँ मुझे पता है, लेकिन इस लड़के से भी बेहतर तुम्हें कोई मिल सकता है। तब जेफ्यू कहती है लेकिन डैड वो एक अच्छा इंसान है, आप उसे समझिए तो। तब डैड चिल्लाते हुए कहते नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और बेटी तुम हमेशा ये बात याद रखना, मैं जो कुछ भी करूँगा वो तुम्हारी भलाई के लिए ही करूँगा। इनकी ये सब बातें सुन जेफ्यू एकदम शांत हो जाती है और फिर कुछ समय बाद जेफ्यू बाहर आती है और रुइंकिंग की कार के शीशे पर नॉक करती है और कहती है इंतजार करने के लिए शुक्रिया रुइंकिंग। तब रुइंकिंग कहता है ठीक है अंदर आ जाओ। फिर जेफ्यू कार के अंदर बैठ जाती है और उससे कहती है रुइंकिंग तुम्हारे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है ना, तुम बस जल्दी से वहाँ से बाहर निकलना चाहते थे क्यों, है ना। तब रुइंकिंग कहता है हाँ, और जेफ्यू जो कुछ भी ये सब हुआ उसके लिए तुम खुद को दोषी मत मानो, और इसके अलावा तुम्हारे और तुम्हारे डैड की खुशी की तुलना में ये बस एक छोटी सी कीमत है। जेफ्यू आगे हमें एक साथ बहुत ही लंबा जीवन बिताना है। और ये कहती है वो जेफ्यू के गाल खींचने लगता है और फिर जेफ्यू उससे कहती है जो भी जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करता है। तभी अचानक रुइंकिंग उसे किस करते हुए कहता है तुम्हें वादा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम फिर भी साथ रहेंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता रुइंकिंग और जेफ्यू घर पहुंच जाते हैं और रुइंकिंग सेल्फ से एक बुक निकालता है और उस बुक के अंदर रुइंकिंग की बचपन की एक फोटो होती है और उसके बैकग्राउंड में वही पेंटिंग लगी हुई होती है जो कि रुइंकिंग ने जेफ्यू के घर पर देखी। और रुइंकिंग उस फोटो को देख कह रहा होता है ये पेंटिंग और जेफ्यू के घर पे लगी वो पेंटिंग बिल्कुल हूबहू है, ये पेंटिंग मॉम की है और वो पेंटिंग कॉपी तो नहीं हो सकती, लेकिन जेफ्यू के घर पर वो पेंटिंग तब से है जब जेफ्यू छोटी सी थी और उस समय मॉम इतनी ज्यादा फेमस भी नहीं थी, तो इसलिए वो पेंटिंग नकली तो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि उन्होंने वो पेंटिंग नहीं खरीदी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें ये गिफ्ट दी गई हो। तो क्या ये पॉसिबल है कि वो मॉम को जानते हो। और हाँ मुझे याद आया कि जब मैं उस पेंटिंग को छूने ही वाला था तब उन्होंने चिल्लाते हुए कहा था कि मेरी चीजों को मत छुओ, और इसके अलावा उनके लिए वो पेंटिंग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर वो मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहे थे जैसे कि मैं उनका कोई दुश्मन हूँ। और ये इम्पॉसिबल है कि वो ये बात नहीं जानते होंगे कि मैं लुओ मिंगाई का बेटा हूँ। और फिर वो मन में कहने लगता है ना जाने मुझे क्यों इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, और मुझे लगता है कि जरूर इस सब के पीछे कोई कहानी होगी। और तभी वहाँ जेफ्यू आती हुई कहती है रुइंकिंग क्या हुआ। फिर रुइंकिंग वो बुक बंद करते हुए कहता है कुछ नहीं बस थोड़ा थक गया हूँ। और फिर जेफ्यू उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ती हुई कहती है तो फिर चलो रुइंकिंग चलकर कुछ खाते हैं और आराम करते हैं। और रुइंकिंग नया साल आने वाला है तो मैंने कुछ पकोड़े बनाए हैं, तो क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे। तब रुइंकिंग कहता है हाँ, और फिर वो मन में कहने लगता है जेफ्यू के डैड ने जेफ्यू को यहाँ सिर्फ उस पेंटिंग के लिए भेजा था या इस सब के पीछे उसका और कोई उद्देश्य है। और तभी आतिशबाजी शुरू हो जाती है और जेफ्यू कहती है रुइंकिंग फेयरवेल शुरू हो चुका है और इसे देखो ये कितना ज्यादा सुंदर है। और वहीं रुइंकिंग थोड़ा चौंकते हुए मन में कहता है नहीं नहीं मैं ये क्या सोच रहा हूँ। और फिर वो आगे बढ़ जेफ्यू
जेफ्यू को किस करते हुए मन में कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हम दोनों एक साथ थे तब तक हम एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे। और फिर वो उससे कहता है चलो जेफ्यू चलकर पकोड़े खाते हैं। और फिर वो दोनों जाते हैं और रोइंकिंग उसे टेस्ट करता है और जेफ्यू उससे कहती है ये कैसे है। तब रोइंकिंग कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। फिर जेफ्यू हंसती हुई कहती है हाँ ये मीठे पकोड़े हैं। और फिर रोइंकिंग पुरानी बातें याद करते हुए मन में कहने लगता है पहले जब मेरी मॉम मेरे लिए पकोड़े बनाया करती थी उसके बीच में वो मिठाई डाल दिया करती थी और कहती थी अगर तुम्हें मिठाई मिल गई तो तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होंगे। और फिर प्रेजेंट में वो अपनी चम्मच देखता है और कहता है मैंने अपनी मॉम की डेथ के बाद कभी मीठी पकौड़ी नहीं खाई। और फिर वो मन में कहता है जेफ्यू तुम्हारा मेरे साथ होना ही काफी है मेरे लिए। और फिर सीन शिफ्ट तरह में नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ एक व्यक्ति रोइंकिंग से कह रहा होता है यंग मास्टर मैं आपको नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। फिर रोइंकिंग कहता है लाल लिफाफा देने की परंपरा है तो ये रहा तुम्हारा लाल लिफाफा। फिर वो व्यक्ति वो लाल लिफाफा लेते हुए कहता है शुक्रिया यंग मास्टर। और जिस व्यक्ति को आपने इनवाइट किया है वो पहले से ही अंदर है। और फिर रोइंकिंग अंदर जाता है और वो व्यक्ति रोइंकिंग से कह रहा होता है यंग मास्टर आपसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मेरा नाम बी रेन है, आप बस मुझे ओल्ड रेन कह सकते हैं। और फिर हमें इस व्यक्ति के बारे में बताया जाता है इसका नाम ओल्ड रेन है और ये एक नकली पेंटिंग बनाने में माहिर है और इसी के साथ साथ ये जेफ्यू के डैड का पार्टनर भी है। फिर रोइंकिंग कहता है विनम्र होने की आपको जरूरत नहीं है, प्लीज बैठ जाइए। और फिर वो लोग बैठ जाते हैं और रोइंकिंग आगे कहता है मैं ईमानदारी से सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूँ, मेरी मॉम की वो पेंटिंग कौन खरीदना चाहता है। तब ओल्ड रेन कहता है आप इसका जिक्र मत कीजिए, ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यशाली है। हम अक्सर उसी पेंटिंग की नकली कॉपी बनाते हैं जो पेंटिंग 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हो जाती है और हम कभी भी नई पेंटिंग की कॉपी नहीं बनाते। और फिर एक दिन ओल्ड रेन का पार्टनर उसके पास आता है यानी कि जेफ्यू के डैड उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं ओल्ड रेन चलो काम करने का समय हो चुका है। और ओल्ड रेन उसे वहाँ देखे रानी से कहते ओल्ड जी तुम। और फिर जेफ्यू के डैड कहते क्या तुम इस पेंटिंग की नकली कॉपी बना सकते हो। हालांकि ये पेंटिंग वर्तमान समय की है लेकिन इस पेंटिंग को बनाने वाला कलाकार विलुप्त हो चुका है और इसके अलावा इसकी असली पेंटिंग बाजार में नहीं है तो किसी को भी असली सच्चाई का पता नहीं चलेगा कि ये पेंटिंग असली है या नकली। और फिर ओल्ड रेन कहता है इसका असली कलाकार कौन है और ये पिक्चर तो बहुत ही ज्यादा अद्भुत लग रही है, अगर इसके अलावा कोई साधारण पिक्चर होती तो मैं इसे अस्वीकार कर देता लेकिन ये दिखने में तो बहुत ही ज्यादा अद्भुत है तो इसलिए मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ और इसे बेचने पर हमें बहुत ही ज्यादा मुनाफा होगा। और उनकी ये सब बातें सुन रोइंकिंग हैरानी से कहता है तो क्या आपका मतलब है कि जीबू ने कहा था कि वो इस पेंटिंग को बेचेगा। गाइस जीबू जेफ्यू के डैड का असली नाम है और ओल्ड जी उनका एक कोड नेम है। फिर ओल्ड रेन कहता है हाँ और कस्टमर हमारे पास आते हैं और वो हमें बताते कि उन्हें क्या चाहिए और फिर हम तब उन्हें बनाकर वो सेल कर देते हैं। लेकिन उस समय ओल्ड जी वो पेंटिंग मेरे पास लेकर आए थे। और फिर रोइंकिंग मन में कहने लगता है जेफ्यू ने मुझसे कहा था कि उसके डैड वो पेंटिंग चाहते थे और इसीलिए उसने वो पेंटिंग के लिए नकली दुल्हन बनने का नाटक किया। और फिर रोइंकिंग कहता है ठीक है मैं समझ गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तब ओल्ड रेन कहता है ठीक है यंग मास्टर और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हम वही वो पहले व्यक्ति को देखते हैं जो कि रोइंकिंग से कह रहा होता है अभी ओल्ड रेन ने जो बातें कही और आपकी वाइफ ने जो बातें बताई है वो बातें दोनों अलग है, तो क्या आप अपनी वाइफ पर अब शक करना शुरू कर देंगे। तब रोइंकिंग कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उस पर भरोसा है। वो व्यक्ति कहता है लेकिन आप ये बात याद रखना अगर भरोसा टूटा तो आपकी ये फीलिंग्स नफरत में बदल जाएंगी। तब रोइंकिंग कहता है हाँ मैं ये बात अच्छी तरह से समझता हूँ। और हमें विला का लेफ्ट विंग दिखाया जाता है। रूम में एंटर होता है और जेफ्यू से देख हैरानी से कहती है तुम घर वापस आ गए। और फिर रोइंकिंग जेफ्यू को एक फ्लावर का बुके देता है और जेफ्यू कहती है क्या ये मेरे लिए है। रोइंकिंग कहता है तुम मेरे लिए एक लकी स्टार हो इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। और जेफ्यू क्या तुम्हें याद है कि वो जहाज डूबने के बाद तुम्हें एक लड़की मिली थी तो उसके डैड का मुझे आज कॉल आया था और उन्होंने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और रॉन्ग याओ डे ने मुझे कंपनी का सबसे कठिन काम संभालने दिया, इसके लिए मुझे एलिन के डैड का शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर जेफ्यू कहती है तो क्या तुम उसके बिजनेस पार्टनर बन गए। और रोइंकिंग ये तो बहुत ही बड़ी बात है और तुम इसके लिए सिर्फ मुझे एक फूलों का बुके दे रहे हो और वैसे भी फूल बहुत ही ज्यादा महंगे हैं, तुम इसके बदले मुझे पैसे क्यों
क्यों नहीं दे देते। और फिर रुइंकिंग उसके सर पर मारती हुई कहता है लालची बिल्ली। जेफ्यू चिल्लाती है और फिर वो जाकर बुके को टेबल पर रखती है और वहीं रुइंकिंग मन में कह रहा होता है अगर आज सुबह ओल्ड्रेन ने झूठ नहीं बोला है तो इसका मतलब ये है कि जीबू ने अपनी बेटी से झूठ बोला था और उसे यहाँ और किसी कारण से भेजा था उसने, लेकिन जीबू के लिए तो वो उसके लिए एकमात्र परिवार है। और फिर रुइंकिंग जाकर जेफ्यू को पीछे से गले लगा लेता है और उसकी नेक पर किस करता है। फिर जेफ्यू हैरानी से कहती है क्या हुआ, और वहीं रुइंकिंग मन में कहने लगता है बेवकूफ लड़की तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग एक साथ खाना खा रहे होते हैं और रुइंकिंग जेफ्यू से कहता है ये लो इसे ट्राई करो। और वहीं जेफ्यू ये सब देख वो रुइंकिंग से कहता है रुइंकिंग तुम मेरी बेटी को छोड़ दो और इसके बदले तुम क्या चाहोगे। कि ये बातें सुन जेफ्यू हैरानी से कहती है डैड। और फिर रुइंकिंग कहता है मिस्टर जेफ्यू वो मैं नहीं था जिसने उसे शादी में आने दिया और न ही मैं वो था जिसने उसे घर पर रहने के लिए मजबूर किया, लेकिन फिर भी उसे मेरे पास भेजने के लिए मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। शांत हो जाता है और फिर आगे रुइंकिंग कहता है और इसी के साथ क्या आप ये बात जानते हैं कि उस दौरान उसने क्या कुछ किया, और भले ही वो व्यक्ति आप है जिसने उसका पालन पोषण किया है, लेकिन फिर भी इस सब का कर्ज चुकाने के लिए उसने बहुत कुछ किया है। फिर वो मन में कहने लगता है भले ही तुमने उसका पालन पोषण किया हो लेकिन तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वहीं शांति से जेफ्यू ये सब बातें सुन रही होती है और फिर वो चिल्लाती हुई कहती है बस बहुत हो गया, और हम इस वक्त खाना खा रहे हैं तो तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, और अब ये सब बातें यहीं खत्म कर दो और अब चलो खाना खाते हैं। फिर वो दोनों शांति से खाना खाने लगते हैं। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ रुइंकिंग आगे जाते हुए कहने लगता है चलो मैं जाकर कार स्टार्ट करता हूँ। फिर जेफ्यू अपने डैड से कहती है ठीक है डैड तो अब मैं वापस जा रही हूँ। तभी उसके डैड कहते बेटी क्या तुम्हें बहुत ही ज्यादा कठिन समय लगा। तब जेफ्यू कहती है नहीं रुइंकिंग मेरे प्रति बहुत ही ज्यादा दयालु है और उसकी सौतेली माँ कभी कभी मुझे परेशान करती है, लेकिन फिर भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपकी बेटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जेफ्यू के डैड जेफ्यू से कह रहे होते हैं लेकिन फिर भी जेफ्यू तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, और जेफ्यू तुम ये बात तो जानती ही हो कि मैं जो कुछ भी करूँगा वो तुम्हारे भले के लिए ही करूँगा। अब जेफ्यू कहती है डैड। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रुइंकिंग मन में कह रहा होता है आज जेफ्यू का जिस तरह का रवैया था उससे तो ऐसा ही लगता है कि ओल्ड्रेन ने जो कहा था वो सच था, ये सब प्लानिंग जेफ्यू की ही थी। और फिर जेफ्यू से कहती है रुइंकिंग आज के बारे में ज्यादा मत सोचो, जब डैड के साथ हम और समय बिताएंगे उसके बाद डैड हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगे। तब रुइंकिंग कहता है हाँ, और क्या जेफ्यू तुम एडवेंचर पे जाना चाहूंगी। फिर वो एक जगह पे पहुंचते हैं और जेफ्यू कहती है रुइंकिंग ये तो वो जगह है ना जहाँ पर तुम्हारी मॉम समय बिताया करती थी, लेकिन हम यहाँ पर क्यों आए हैं। और वहीं रुइंकिंग सेल्फ से बुक निकालते हुए कह रहा होता है मुझे लगता है कि शायद मुझे यहाँ पर कुछ सुराग मिल सकते हैं जेफ्यू तुम्हारे डैड और मेरी मॉम के रिश्ते के बारे में। फिर जेफ्यू उससे कहती है रुइंकिंग क्या ये अलमारी तुम्हारी थी जब तुम छोटे थे, लेकिन ये अलमारी क्या लड़कियों की अलमारी जैसी नहीं लग रही, उस समय ये अलमारी मेरी छोटी बहन के लिए बनाई थी। इसकी बातें सुन जेफ्यू हैरानी से कहती है क्या तुम्हारी कोई छोटी बहन भी है। अब रुइंकिंग कहता है हाँ मेरी एक छोटी बहन होनी चाहिए थी, यदि ऐसा नहीं होता क्योंकि रोंगयो डे ने उस समय एक महिला को प्रेग्नेंट कर दिया था। फिर जेफ्यू हैरानी से कहती है होना चाहिए से तुम्हारा क्या मतलब है। फिर रुइंकिंग कहता है कोई शेन ने मुझे ये अनजाने में कहा था और उसने मुझे पूरी बात नहीं बताई, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक चीटिंग थी जिसकी वजह से अब मेरी कोई बहन नहीं है। और उसकी ये सब बातें सुन जेफ्यू मन में कहती है अगर रुइंकिंग की कोई बहन होती तो वो उसे बड़े लाड़ प्यार से रखता। और फिर वो जाकर उसे पीछे से गले लगाती हुई कहती है ओ रुइंकिंग। तब रुइंकिंग कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन कुछ देर तुम ऐसे ही रहो, मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। तभी जेफ्यू उसकी नेक पर बाइट करती है और रुइंकिंग चिल्लाता है। और फिर जेफ्यू आगे कहती है रुइंकिंग अब क्या तुम इसे एक जैकेट की तरह मान रहे हो। तब रुइंकिंग कहता है नहीं थर्मल अंडरवेयर की तरह, और वो मेरी त्वचा के बहुत ही नजदीक रहता है। और उसकी ये सब बातें सुन जेफ्यू ब्लश करने लगती है। और तभी जेफ्यू की नजर एक चीज पे पड़ती है और हैरानी से कहती है ये क्या है।
तब रुइंकिंग कहता है ये मेरी मॉम का है, और फिर वो उसे ओपन करती है और उस बॉक्स के अंदर एक कंगन होता है और फिर उसे पहनते हुए कहती है वाह ये कितना सुंदर लग रहा है। तभी रुइंकिंग उसकी बात करते हुए कहता है लेकिन जेफ्यू तुम इस कंगन को बेच नहीं सकती, इसे मेरी मॉम ने अपनी बहू के लिए छोड़ा है। फिर जेफ्यू कहती है लेकिन मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी, और जेफ्यू रुइंकिंग से कह रही होती है अरे मॉम ने इतनी महंगी चीज क्यों खरीदी। तब रुइंकिंग कहता है उन्हें कोई चीज पसंद आ जाती थी तो वो किसी चीज की परवाह नहीं करती थी, ना ही पैसे की और ना ही किसी और चीज की, वो बस उसे खरीद लेती थी। और मेरी मॉम बहुत ही ज्यादा लापरवाह थी और वो किसी भी चीज की परवाह नहीं करती थी। और उसकी ये सब बातें सुन जेफ्यू मन में कहने लगती है इस तरह से देखा जाए तो रुइंकिंग भी अपनी माँ की तरह है, बिल्कुल पागल। और तभी रुइंकिंग कहता है मुझे मिल गया। अब जेफ्यू कहती है क्या एक डायरी, क्या तुम इसी चीज की तलाश कर रहे थे। तब रुइंकिंग कहता है हाँ, और ये डायरी मेरी मॉम की है। और फिर जेफ्यू हैरानी सी कहती है आखिरकार क्यों रुइंकिंग तुम इसकी तलाश क्यों कर रहे थे। फिर रुइंकिंग कहता है इससे हमें कुछ पता चल सकता है। और फिर सीन शिफ्ट होता में नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ रुइंकिंग उस डायरी को ओपन करता है और उसके अंदर उसे एक फोटो मिलती है। और उस फोटो को देख रुइंकिंग मन में कहने लगता है अच्छा तो मेरी मॉम और जेफ्यू एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। वो पेंटिंग मेरी मॉम की थी और वो आर्ट क्लास में एक दूसरे के दोस्त थे। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आती हुई कहता है मास्टर आप जाने के लिए कब निकल रहे हैं। तब रुइंकिंग कहता है सबसे पहले जाकर मास्टर यू को खाना दे दो, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। फिर हमें मीटिंग रूम दिखाया जाता है जहाँ पर रुइंकिंग लियान के डैड से कह रहा होता है और मैं हम दोनों के सुखद सहयोग की कामना करता हूँ, अब मैं इस पोस्ट की जिम्मेदारी आप पर छोड़ता हूँ। तब वो कहते हाँ बिल्कुल, और अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है डैड, आपके जाने से पहले हम खाना खा लेते हैं, वही अच्छा रहेगा। फिर डैड उसके बाहर निकलते हुए कहते ठीक है तो मैं सबसे पहले जाकर होटल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब रुइंकिंग कहता है हाँ ठीक है मैं थोड़ी देर में वहाँ पर आता हूँ। फिर वो व्यक्ति कहता है बॉस उनका बैग यहीं छोड़ गया और इसमें उनकी कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक पोर्टफोलियो भी है। रुइंकिंग हैरानी से कहता है क्या तुमने पहले ही इसे देख लिया है। फिर वो व्यक्ति वो एनवेलप को रुइंकिंग को देते हुए कहता है मुझे पता है कि ये गलत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये एनवेलप देखने की जरूरत है बॉस। फिर रुइंकिंग उस एनवेलप को खोलते हुए कहता है आखिरकार इस एनवेलप से मेरा क्या लेना देना। वो व्यक्ति कहता है इससे मालकिन का लेना देना है। उस एनवेलप के अंदर एक पेपर होता है और उसके अंदर जेफ्यू और उसकी बहन की फोटो होती है। उसे देख वो हैरानी से कहता है ये तो देवदूत अनाथालय का पोर्टफोलियो है, और ये राइट साइड वाली फोटो जेफ्यू की है और वहीं लेफ्ट साइड वाली फोटो लियान की है। यानी कि इसका मतलब ये है कि लियान कोई अवैध बच्ची नहीं बल्कि वो दोनों जुड़वा बहन है। और फिर वो वापस उसे एनवेलप देते हुए कहता है तुम इस पोर्टफोलियो की एक कॉपी बनाकर एक एनवेलप में रख लो, और हाँ ध्यान रखना कि इस बारे में किसी को भी पता न चलना पाए कि हमने इसे पहले ही देख लिया है। वो व्यक्ति कहता है यस बॉस। और फिर सीन शिफ्ट होता है रुइंकिंग होटल पहुंच जाता है जहां पर उसके डैड उससे कहते हैं देखो रुइंकिंग मैंने तुम्हारे पसंदीदा व्यंजनों का मैंने ऑर्डर दिया है। तब रुइंकिंग कहता है आपका शुक्रिया डैड। और रुइंकिंग अपने डैड से कह रहा होता है डैड यहाँ का चिकन सूप बहुत ही बढ़िया है, तो मैंने उसे 2 बॉल का ऑर्डर दिया है, एक तो मॉम के लिए और एक लियान के लिए। उसके डैड ये बात सुन खुश होती हुई कहते सच में तुम बहुत ही ज्यादा थॉटफुल हो और तुम कितना ख्याल रखते हो लियान का। रुइंकिंग कहता है नहीं नहीं मैं इतना ख्याल नहीं रख पाता जितना आप रखते थे मॉम का, और मैंने सुना है कि आप मॉम को विदेश ले गए थे और जब वो बीमार हो गई थी तो आपने अपने बिजनेस पर भी ध्यान नहीं दिया था। इस अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा तो ये लियान के डैड है। और फिर वो रुइंकिंग से कहते खैर वो हमारी एक लौती बेटी है, मुझे उसे बचाना था भले ही मैं दिवालिया क्यों ना हो जाता। और उनकी ये बातें सुन रुइंकिंग मन में कहने लगता है ऐसा लगता है कि वो अपनी जैविक बेटी को नहीं बचा सके, इसलिए उन्होंने लगभग उसी उम्र की एक बेटी को गोद ले लिया और उसका नाम लियान रखा। और फिर लियान के डैड चेस करते हुए कहते चलो फैमिली मैटर्स पर हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले खाना खा लेते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है रुइंकिंग हमें अपने ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस डॉक्यूमेंट को देख कह रहा होता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये गोद लेने के डॉक्यूमेंट्स है। इस आखिरी पेज पर ये और फिर ये कहकर वो उड़ जाता है। उसे इस तरह अचानक खड़ा होता देख वो भी व्यक्ति चौंक जाता है। और फिर रुइंकिंग आगे बढ़ते हुए कहता है जी अब मैं घर
जा रहा हूँ और सारा काम अब मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तब वो जोजी कहता है हाँ ठीक है। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ रुइंकिंग अपने घर पर डॉक्यूमेंट देखते हुए मन में कह रहा होता है, क्या मैंने सही अनुमान लगाया है? भले ही देवदूत अनाथालय मेरी मॉम द्वारा स्थापित किया गया हो, लेकिन फिर भी वो गोद लेने की प्रक्रिया को खुद नहीं संभालेंगी। और रुइंकिंग जो डॉक्यूमेंट देख रहा होता है उस पर लियो मेंगाई की सिग्नेचर होती है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जेफ्यू और लियान की एक ही डेट ऑफ बर्थ है और इसी साल मॉम। फिर वो पुरानी बातें याद करने लगता है, जहाँ पर उसकी मॉम उससे कह रही होती है, रुइंकिंग तुम्हारी एक छोटी बहन आने वाली है। मैं पहाड़ पर गई थी पेंटिंग बनाने और तब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तब रुइंकिंग हैरानी से कहता है क्या छोटी बहन? उसकी मॉम कहती है हाँ, क्योंकि तुम पहले ही अपनी मॉम के बड़े बेटे हो और इसीलिए अब तुम्हारी एक छोटी बहन होनी चाहिए। अब रुइंकिंग हैरानी से कहता है तो फिर मेरी छोटी बहन कहाँ है? उसकी मॉम कहती है वो। फिर प्रेजेंट में रुइंकिंग कांपते हुए मन में कहने लगता है, तो क्या मॉम ने उस समय एक लड़की को जन्म दिया था और उस समय मॉम उससे नफरत करती थी, तो क्या उसने अनाथालय में उस बच्ची को दे दिया? फिर उसने एक लड़की को जेबीयू के पास छोड़ दिया, दूसरा मेंबर रॉन्ग फैमिली में चला गया। ये सब जानकर रुइंकिंग चौंक जाता है और कांपते हुए मन में कहने लगता है, अगर मैंने सही अंदाजा लगाया है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो मेरी बहन है? और फिर रुइंकिंग उस डिनर की बातें याद करता है जहाँ जेबीयू ने जेफ्यू से कहा था तुम रुइंकिंग के साथ नहीं रह सकती। और फिर रुइंकिंग कहता है और अब मुझे पता चला कि जेबीयू को ये जानने के बाद उसका रवैया अचानक क्यों बदल गया था। और तभी वहाँ पर जेफ्यू आ जाती है और रूम की लाइट्स ऑन करती हुई कहती है, रुइंकिंग तुम यहाँ अंधेरे में क्या कर रहे हो? रुइंकिंग को ब्लर दिखने लगता है और जेफ्यू के अंदर उसे अपनी मॉम दिखती है। जेफ्यू उसके पास आती है और उससे कहती है, रुइंकिंग क्या तुम ठीक हो और क्या तुम्हें किसी चीज से परेशानी हो रही है? रुइंकिंग उसे कुछ नहीं कहता और मन में कहने लगता है, इसके बारे में सोच रहा हूँ तो वो एक पागल लड़की है जिसे छोटे कपड़े पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसे बच्चे बहुत ही ज्यादा पसंद है, बिल्कुल मेरी मॉम की तरह। अलावा इस पागल लड़की के पास ड्राइंग की बहुत ही अच्छी कला है, बिल्कुल मेरी मॉम की तरह। क्या उसे ये कला मेरी मॉम से मिली है? फ्यू से इस तरह देख हैरानी से मन में कहने लगती है, रुइंकिंग को क्या हो गया है? और मैं ये साफ देख सकती हूँ कि उसे बहुत ही ज्यादा उदास फील हो रहा है। लगता है कि इस वक्त मुझे उसे गले लगाना चाहिए। और मन में ये सब कहते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, तभी रुइंकिंग उसका हाथ झटकता है और उसे ऐसा करता है देख जेफ्यू हैरानी से कहती है, रुइंकिंग तुम ये क्या कर रहे हो? फिर वो मन में कहने लगती है, रुइंकिंग ने मेरा हाथ क्यों झटका? फिर रुइंकिंग उससे कहता है, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तब जेफ्यू आगे बढ़ती हुए उससे कहती है, क्या हुआ रुइंकिंग, बताओ मुझे, क्या कुछ बात है? तब रुइंकिंग उससे कहता है, भले ही मैं तुमको बात बता दूं लेकिन तब भी तुम इसमें मेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। फिर जेफ्यू मन में कहने लगती है, क्यों, आखिरकार रुइंकिंग मुझसे दूर क्यों भाग रहा है? और फिर वो उससे कहती है, तो फिर मैं बाहर जा रही हूँ। और फिर वो दोबारा मन में कहने लगती है, रुइंकिंग ठीक वैसा ही बर्ताव कर रहा है जैसे हम पहली बार एक दूसरे को मिले थे। फिर जेफ्यू वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए एक बार पीछे मुड़ती हुई उससे कहती है, रुइंकिंग क्या सच में तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? तब रुइंकिंग उससे कहता है नहीं। फिर जेफ्यू वहाँ से जाती हुई कहती है, तो फिर ठीक है, और जाते हुए मैं गेट बंद करने में तुम्हारी मदद करती हूँ। फिर वो जाते हुए गेट बंद कर देती है और वहीं रुइंकिंग मन में कहने लगता है, मैं अकेले ही इस सच्चाई का भार उठा लूंगा और तुम इस बात को ना ही जानो तो वही अच्छा रहेगा। और फिर सीन शिफ्ट उत्तरा में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ जेफ्यू घड़ी को देखते हुए मन में कह रही होती है, अभी तो बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है और रुइंकिंग अभी भी स्टडी रूम में ही है। फिर जेफ्यू किचन में आती है और आंटी कुई को कुछ बनाता देख वो उनसे हैरानी से कहती है, आंटी कुई क्या रुइंकिंग बहुत ही ज्यादा बिजी है? तब आंटी कुई कहती है, हालांकि रात हो चुकी है लेकिन मास्टर ने मुझे कॉफी बनाने के लिए कहा, लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा बिजी है। और फिर जेफ्यू मन में कहने लगती है, आमतौर पर रुइंकिंग कितना भी बिजी क्यों ना हो वो मेरे बाजू में आकर अपना काम निपटाता था, लेकिन रुइंकिंग आज। और फिर जेफ्यू जाकर फ्रिज ओपन करती है और आंटी कुई उससे हैरानी से कहती है, क्या हुआ मालकिन, आप क्या देख रही है? अब वो कहती है, मुझे खीर खाने का मन हो रहा है और आजकल मुझे खट्टी चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है। फिर आंटी कुई कहती है, ज्यादा खट्टा खाना खाने से आपका पेट खराब हो सकता है और वैसे भी बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है मालकिन, अच्छा होगा कि आप दूध पीकर सो जाइए। फ्यू कह रही होती है, तो फिर ठीक है आंटी कुई, और आंटी कुई एक गिलास दूध रुइंकिंग के लिए भी आप ले जाइएगा। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है, जहाँ पर
जेफ्यू आंटी कुई से कह रही होती है, आंटी कुई यहाँ पर एक ही हिस्सा क्यों है, क्या रोइंकिंग ने पहले ही नाश्ता कर लिया है। वो कहती है, यंग मास्टर जल्दी में सुबह ही घर से निकल गए और मुझे नहीं पता कि कंपनी में क्या इतना ज्यादा काम है। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहे थे और उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ चुके हैं। उनकी ये सब बातें सुन जेफ्यू मन में कहने लगती है, क्या कोई कंपनी 6-7 बजे काम शुरू करेंगी, मुझे तो नहीं लगता, जरूर मुझसे बचने की कोशिश कर रहा है। और कल पहली बार उसने अपने इरादे स्पष्ट करने के बाद पहली बार हुआ है जब वो मेरे साथ नहीं सोया। तभी अचानक जेफ्यू को उल्टी सा मन होने लगता है और आंटी कोई उसे इस तरह देख हैरानी से कहती है, मालकिन क्या हुआ। तब जेफ्यू कहती है, कुछ नहीं, बस मुझे ये खाने की स्मेल पसंद नहीं आ रही। फिर आंटी कोई उसकी ये सब बातें सुन हैरानी से कहने लगती है, कल आपको खट्टा खाने का मन हो रहा था, ये नाश्ता जो आप नॉर्मली खाती है उसकी स्मेल आपको अच्छी नहीं लग रही। फिर जेफ्यू कहती है, मुझे लगता है शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने कल रात को बहुत ही देर से खाना खाया था और मैंने ठीक से आराम नहीं किया, शायद इसीलिए ये सब हो रहा है। तो फिर ठीक है आंटी कोई, अब मैं अपने काम पर जा रही हूँ। फिर आंटी कोई कहती है, मालकिन अगर आपको ठीक महसूस नहीं हो रहा है तो घर आते समय अब क्यामिंग से कहकर हॉस्पिटल में चेकअप करवा लीजिएगा। तब वो आगे बढ़ती हुई कहती है, हाँ ठीक है। और वहीं पीछे आंटी कोई मन में कह रही होती है, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर जेफ्यू हमें कार में दिखाई जाती है जहाँ पर वो कह रही होती है, ब्रदर क्यामिंग क्या तुमने कार में कहीं फ्यूल रखा हुआ है, कार के अंदर साइड से इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल क्यों आ रही है। तब क्यामिंग कहता है, मैम किस तरह की स्मेल, मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही। और फिर जेफ्यू कहती है, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने ठीक से आराम नहीं किया है और मुझे बहुत ही अजीब फील हो रहा है, और कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होकर जेफ्यू हमें अपनी कंपनी में दिखाई जाती है जहाँ पर एक लड़की उसके पास आती हुई कहती है, सिस्टर लियान मिस्टर रोइंकिंग आपसे मिलने के लिए आए हैं। वो कहती है, हाँ ठीक है, अंदर आने दो उन्हें। और फिर वो खुद ही से कहने लगती है, वो यहाँ पर क्यों आया होगा, सुबह तो वो मुझसे छुप रहा था। तभी उसकी ऑफिस में रोइंकिंग एंटर होता है और जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और जेफ्यू हैरानी से कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो। रोइंकिंग उसके हाथ पर सुई दे मारता है जिससे उसको ब्लड सैंपल मिल जाता है और फिर वो वहाँ से मुड़कर जाने लगता है। और वहीं जेफ्यू इस दौरान कह रही होती है, रोइंकिंग तुमने अचानक मेरे हाथों में ये सुई क्यों चुभाई। और वहीं रोइंकिंग उसे बिना कुछ कहे वहाँ से जाते हुए मन में कहने लगता है, इस सैंपल को सबसे पहले डीएनए टेस्ट के लिए भेजूंगा और तब तक मैं उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। और फिर जेफ्यू से कहती है, रोइंकिंग क्या तुम पागल हो चुके हो। और रोइंकिंग बिल्डिंग के बाहर आ जाता है और मन में कहने लगता है, जब से मुझे इस बारे में पता चला है मैं बस इसी बारे में सोच रहा हूँ और मेरा दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा है और उससे बात ना करना ये सच में कितना ज्यादा अजीब है। यदि डीएनए रिपोर्ट से पता चल जाता है कि हम दोनों भाई बहन हैं तो सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाएगा। मैं इसी तरह खराब रिजल्ट का इंतजार करते हुए नहीं बैठ सकता। फिर वो वापस कंपनी में एंटर होते हुए कहता है, उस बेवकूफ लड़की को बिना किसी कारण के सुई चुभा कर मुझे अब बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा है। फिर वो वापस जेफ्यू के ऑफिस में एंटर होता है और जेफ्यू उसे आता देख उससे गुस्से से कहती है, तुम वापस क्यों आए हो। तब रोइंकिंग हाथ आगे बढ़ाती हुई कहता है, लाओ मुझे तुम्हारा हाथ दिखाओ। फिर जेफ्यू अपना हाथ आगे बढ़ाती हुई कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो। और तभी रोइंकिंग उसे किस करने लगता है और फिर जेफ्यू उसे दूर धकेल उससे कहती है, रोइंकिंग तुम मुझे मत छुओ, कल तुम्हारा रवैया बहुत ही ज्यादा बुरा था और अब तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। लेकिन रोइंकिंग उसकी एक नहीं सुनता और फिर वो दोबारा उसे किस करने लगता है। वहीं इस दौरान जेफ्यू मन में कहने लगती है, आखिरकार रोइंकिंग को हो क्या गया है और उसका ये केस ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मुझे अलविदा कह रहा हो। और फिर वो उससे कहती है, रोइंकिंग तुम। तब रोइंकिंग उससे कहते है, जेफ्यू तुमको ये बात याद रखना होगा कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। और फिर सीन शिफ्ट की तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ जेफ्यू मन में कह रही होती है, आखिरकार ये सब था क्या, मुझे इस पहेली को सुलझाना होगा। अभी वहाँ पर एक लड़की आती हुई कहती है, सिस्टर लियान ये रहा आपका लंच। अब वो उससे कहती है, हाँ तुम्हारा शुक्रिया। और तभी उसे उल्टी होने लगती है। उसे इस तरह देख वो लड़की उससे कहती है, सिस्टर लियान क्या हुआ, क्या आपको ठीक नहीं
लग रहा। तब वो उससे कहती है मुझे नहीं पता कि आखिरकार मुझे हो क्या गया है, मुझे किसी भी खाने की स्मेल अच्छी नहीं लग रही, बस मुझे खट्टा खाने का मन हो रहा है। और उसकी ये सब बातें सुन वो लड़की कहती है ये तो प्रेग्नेंट होने के लक्षण हैं। ये सुनते ही जेफ्यू मन में कहने लगती है आखिर बार मेरे पीरियड्स कब आए थे। और फिर सीन शिफ्ट उतर जेफ्यू हमें टॉयलेट में दिखाई जाती है, जहाँ पर वो अपनी मुट्ठी बंद कर मन में कह रही होती है सचमुच प्रेग्नेंट नहीं हूँ है ना। और फिर वो रिजल्ट चेक करती है और रिजल्ट देख वो चौंक जाती है। और फिर वो बाहर आती हुए मन में कहने लगती है सचमुच मैं प्रेग्नेंट हूँ, शायद ऐसा भी हो सकता है कि गलत रिजल्ट आए हो। और तब क्या होगा जब रुइंकिंग को इस बारे में पता चलेगा, तब उसका रिएक्शन क्या होगा और क्या वो इस बच्चे को एक्सेप्ट करेगा। और वहीं दूसरी तरफ रुइंकिंग भी मन में कह रहा होता है डीएनए रिपोर्ट के रिजल्ट आने में 3 दिन और लगेंगे। तभी वो व्यक्ति रुइंकिंग के लिए कॉफी लेकर आता है और उससे कहता है बॉस डिबन कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। तब रुइंकिंग उससे कहता है हाँ ठीक है, और आज दोपहर में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, तुम सब कुछ सही करना और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में रिव्यू जमा करवा देना। वो व्यक्ति कहता है हाँ ठीक है सर मैं समझ गया, टेंडर डॉक्यूमेंट रेडी हो चुका है और ब्लू मून के मेल पर सेंड कर दिया गया है। इसके टोटल 3 भाग है। तब रुइंकिंग कहता है हाँ ठीक है मैं बाद में इसे पढ़ लूंगा। और फिर सीन शिफ्ट उतर रुइंकिंग घर पहुंच जाता है, जहाँ पर मेड उससे कह रही होती है यंग मास्टर मालकिन आज जल्दी ही घर वापस आ गए और उनको कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा है। तब रुइंकिंग कहता है हाँ ठीक है तो फिर मैं जाकर उसे देखता हूँ। और फिर वो जेफ्यू के रूम में जाता है, जहाँ पर जेफ्यू पेंटिंग कर रही होती है और उसे इस तरह पेंटिंग करता देख वो मन में कहने लगता है वो उड़ गई, सच में वो मेरी बहन है। और उसे वहाँ देख जेफ्यू हैरानी से कहती है रुइंकिंग तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। और फिर रुइंकिंग पीछे घूमती हुई कहता है ठीक है अब मुझे थोड़ा काम है। अब वो उससे कहती है हाँ ठीक है मैं तुम्हें परेशान नहीं करती हूँ। और फिर वो मन में कहने लगती है मुझे इस मामले से निपटना होगा, मुझे कल ही हॉस्पिटल जाकर इसका चेकअप करवाना चाहिए। और फिर सीन शिफ्ट तरह में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है, जहाँ कार में जेफ्यू क्यामिंग से कह रही होती है ब्रदर क्यामिंग आप सबसे पहले हॉस्पिटल चलिए। तब क्यामिंग कहता है मालकिन क्या हुआ, क्या आपको ठीक महसूस नहीं हो रहा है। तब जेफ्यू कहती है ये सब बातें छोड़ो बस तुम गाड़ी स्टार्ट करो। फिर सीन शिफ्ट उतर जेफ्यू हमें हॉस्पिटल में दिखाई जाती है, जहाँ पर नर्स उसकी रिपोर्ट देखते हुए कह रही होती है कांग्रेचुलेशन मैम आप प्रेग्नेंट है। और उनकी ये बातें सुन जेफ्यू हैरानी से कहती है क्या सचमुच मुझे एक बेबी होगा, और मुझे इस बारे में नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मैंने तो थोड़ी ड्रिंक भी पी थी और मैंने मेकअप भी किया था और परफ्यूम भी थोड़ा छिड़का था। नर्स कहती है मैम आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बच्चे को देखने के लिए बस अल्ट्रासाउंड किया जाएगा और फिर उसके बाद सिस्टम चेकअप के लिए हम अपॉइंटमेंट लेंगे। और फिर नर्स उसका अल्ट्रासाउंड करती है और उससे कहती है क्या आप ये देख पा रही है ये बच्चा है जो कि अभी तक बड़ा नहीं हुआ है। और ये सब देख जेफ्यू रोने लगती है और उसे इस तरह रोता देख वो नर्स उसे हैंकी देती हुई कहती है मैम प्लीज मत रोइए। तब जेफ्यू कहती है माफ करिएगा मैं खुद को रोने से रोक नहीं पाई। और फिर वो नर्स आगे कहती है मैम अब आप इस बच्चे की मॉम बनने वाली हो और अब इस छोटी सी जिंदगी का आपसे गहरा रिश्ता है। और फिर जेफ्यू कहती है मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा था और न ही मुझे पता था कि क्या करना चाहिए, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं इससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। फिर नर्स कहती है मैम इसमें सारे प्रिकॉशंस लिखे हुए हैं और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकती है और याद रखिएगा कि आप हमेशा खुश रहे। जेफ्यू कहती है हाँ जरूर मैं इन बातों का ख्याल रखूंगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी उसके सामने क्यामिंग आते हुए कहता है मैम क्या आप प्रेग्नेंट है। और फिर जेफ्यू कहती है क्यामिंग अभी हम इस बारे में बात नहीं करते हैं ठीक है, और मैं खुद ही अकेले में रुइंकिंग को इस बारे में बताऊंगी। तब क्यामिंग कहता है हाँ ठीक है मैम। और फिर सीन शिफ्ट उतर जेफ्यू घर पहुंच जाती है और मन में कह रही होती है रुइंकिंग ये जानने के बाद बहुत ही ज्यादा चौंक जाएगा। और फिर कुछ देर बाद रुइंकिंग घर पहुंच जाता है और उसे अंदर आता देख जेफ्यू उससे कहती है रुइंकिंग लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा थक चुके हो। रुइंकिंग कहता है हाँ और शाम
को टेलीकॉन्फ्रेंस होंगी। जेफ्यू के हाथ में बॉक्स देख उससे हैरानी से कहता है क्या हुआ है जेफ्यू। तब जेफ्यू कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, वो भी एक वाइन। तब रुइंकिंग कहता है ये वाइन मुझे देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया और हम किसी और दिन इसे साथ में पियेंगे, ठीक है। फिर जेफ्यू कहती है क्या तुम इसे अभी ओपन कर नहीं देखना चाहोगे। फिर रुइंकिंग उसकी बात मान लेता है और उस बॉक्स को ओपन करता है और कहता है ये तो बहुत ही बढ़िया वाइन की बोतल है, क्या तुम इसे आज पीना चाहोगी। तब जेफ्यू कहती है नहीं, क्या तुम्हारी कुछ देर में कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं है, हम इस बारे में किसी और दिन बात करेंगे। और फिर रुइंकिंग मन में कहने लगता है ये पागल लड़की हाल ही के कुछ दिनों में बहुत ही अच्छा बर्ताव कर रही है। और फिर रुइंकिंग जेफ्यू के माथे पर किस करता है और उससे कहता है जेफ्यू अब तुम डिनर करने के लिए जाओ, हाल ही के दिनों में तुमने कुछ भी स्वादिष्ट खाना नहीं खाया है। और फिर जेफ्यू मन में कहने लगती है इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी रुइंकिंग, और जैसे ही बच्चा पैदा हो जाएगा तुमको उसके डायपर्स बदलना होगा जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाती। और रुइंकिंग वहाँ से चला जाता है। और फिर जेफ्यू उस गिफ्ट को देख मन में कहने लगती है बेवकूफ, आखिरकार तुम्हें इस बारे में पता कब चलेगा। और फिर वो उस बॉक्स को उठाकर उसके टेबल पर रखती है और वहीं रुइंकिंग उस बॉक्स को देख रहा होता है। और फिर जेफ्यू मन में कहने लगती है रुइंकिंग क्या तुम इसी तरह इस बॉक्स को देखते रहोगे। और फिर रुइंकिंग उसकी ओर फोन करता है और जेफ्यू हैरानी से कहती है क्या बात है रुइंकिंग। और फिर रुइंकिंग आगे बढ़ती हुई कहता है कंपनी का कुछ काम है। और फिर सीन शिफ्ट उधर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि रुइंकिंग से कह रहा होता है अब बिल्कुल भी चिंता ना करे, हमारे पास विजन और एक अच्छा प्लान है और बोली पारित हो जाने के बाद इसका समाधान निकाला जाएगा, बस हमें कुछ पैसे और चाहिए। फिर रुइंकिंग थोड़े गुस्से में उससे कहता है पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, बस समस्या इस बात की है कि बोली प्रभावित कैसे हो गई। बोली लीक ना हो जाए इसके लिए हम इसे 3 भाग में बांटते हैं, यहाँ पर हर एक चीज के बारे में लिखा जाता है और यहाँ पर दूसरे पक्ष को इस बारे में पता कैसे चल सकता है भला। और फिर रुइंकिंग का वो व्यक्ति कहता है जब तक प्रोजेक्ट में काम करने वाले 3 लोग कंपनी में एकजुट नहीं हो जाते और सिर्फ आप और मैं ही टेंडर का खुलासा कर सकते हैं, और क्योंकि पूरा टेंडर हमारे हाथ में है। और फिर रुइंकिंग कहता है तुम्हें जल्द से जल्द उस व्यक्ति के बारे में पता लगाना चाहिए जिसने इस बारे में इंफॉर्मेशन लीक की है, और कल वो लोग बिडिंग जीत भी जाते हैं लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि वो व्यक्ति को हमारी कंपनी के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे दे। और फिर सीन शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर रुइंकिंग मन में कह रहा होता है उसका रिजल्ट आ जाने वाला है। वहाँ पर एक व्यक्ति आती हुई कहता है बॉस आपका कुरियर आया है, ये बहुत ही ज्यादा अर्जेंट और प्राइवेट है। और फिर रुइंकिंग उस एनवलप को ओपन करता है और रिजल्ट में ये आया हुआ होता है अब दोनों के भाई बहन होने की संभावना 0.001% है। ये रिजल्ट देख रुइंकिंग को राहत मिलती है और कहता है थैंक गॉड। फिर तभी वहाँ पर जेफ्यू आ जाती है और उससे कहती है गुड मॉर्निंग रुइंकिंग, और क्या मैंने कहीं तुमको परेशान तो नहीं किया ना। फिर रुइंकिंग उसकी ओर आगे बढ़ती हुई कहते है जेफ्यू तुम्हारे यहाँ पर आना कैसे हुआ। तब जेफ्यू उससे कहती है मैं यहाँ तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और नाश्ता लेकर आई हूँ। तभी रुइंकिंग उसे गले लगा लेता है और फिर जेफ्यू हैरानी से कहती है रुइंकिंग क्या तुमने वो गिफ्ट देखा जो मैंने तुम्हें कल दिया था। और रुइंकिंग जेफ्यू से कह रहा होता है आखिरकार तुम बार बार उस गिफ्ट के बारे में क्यों बात कर रही हो, उसमें ऐसा क्या है, क्या तुम वो वाइन पीना चाहती हो। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, तुम जब भी वाइन पीती हो तो बहुत ही ज्यादा नशे में हो जाती हो और फिर तुम बिल्कुल एक बच्चे की तरह बर्ताव करती हो। उसकी ये बातें सुन जेफ्यू ब्लश करती हुई कहती है क्या मैंने बच्चे की तरह बर्ताव कब किया। और फिर रुइंकिंग उसके चेहरे को छूती हुई कहता है जेफ्यू तुम बहुत ही ज्यादा दुबली पतली लग रही हो। और फिर वो मन में कहता है मैं तुम्हें और अलग नहीं करूंगा। फिर जेफ्यू से कहती है रुइंकिंग तुम हाल ही में बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे हो। और फिर रुइंकिंग उसे किस करने लगता है। और फिर सीन शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ जेफ्यू रुइंकिंग से कह रही होती है आखिरकार वो कौन सी चीज है जिसमें कल रात तुम बहुत ही ज्यादा बिजी थे। वो कहता है किसी ने बिडिंग डिटेल्स लीक कर दी और पिछले 10 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। और तभी जेफ्यू को अजीब फील होने लगता है और उल्टी होने लगती है। इस तरह देख रुइंकिंग तुरंत खड़े होती हुई कहता है क्या हुआ जेफ्यू, क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलूं। तब जेफ्यू खुद को संभालती हुई कहती है नहीं मैं ठीक हूँ और मैं क्यामिंग को वहाँ ले जाऊंगी, तुमको अभी यहाँ पर काम होगा ना, और मैं खुद ही हॉस्पिटल जाऊंगी, अगर कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। और फिर सीन शिफ्ट उतर जेफ्यू हमें हॉस्पिटल में दिखाई जाती है जहाँ पर नर्स उससे कह रही होती है मैम हमने आपकी अभी अभी जाँच की है और आपकी HCG वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम है। तब जेफ्यू थोड़ी घबराती हुई कहती है आपके कहने का मतलब
किया है तो क्या इससे बच्चे को परेशानी हो सकती है? तब वो नर्स कहती है हाँ ये एक चिंता का विषय है और प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन तुम घबराओ मत, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो और दवाई समय पर लो, ठीक है? जेफ्यू कहती है हाँ ठीक है डॉक्टर, शायद मैं कुछ ज्यादा ही घबरा गई थी। और फिर सीन शिफ्ट होकर वापस जेफ्यू हमें कार में दिखाई जाती है जहाँ क्यामिंग उससे कह रहा होता है मालकिन क्या कोई दिक्कत है क्या आपका मन नहीं है यंग मास्टर को इस बारे में बताने का? तब जेफ्यू रोती हुई कहती है मैं नहीं चाहती कि उस पर और ज्यादा बर्डन पड़े और जब मुझे लगने लगेगा कि सब कुछ ठीक है तब मैं उसे इस बारे में बताऊंगी। और फिर वो मन में कहने लगती है अगर बच्चा स्वस्थ है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर उसकी हालत सही नहीं है तो मैं इस बारे में ड्रिंकिंग को बताकर उसे और ज्यादा परेशान नहीं कर सकती। और फिर सीन शिफ्ट होकर में रात का समय दिखाया जाता है जहाँ रोइंकिंग कह रहा होता है बस एक बार ये क्लियर हो जाए कि उनको पहले ही बिडिंग की डिटेल्स मिल चुकी है, तुम इन्वेस्टिगेशन करो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। फिर वो व्यक्ति कहता है समझ गया और हम नॉर्मल तरीकों का इस्तेमाल करेंगे तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, ये कैसा रहेगा अगर हम ये। रोइंकिंग कहता है तुम यूलिंग से इस बारे में पूछो। और फिर कुछ देर बाद रोइंकिंग जेफ्यू को कॉल करता है और उससे कहता है तुम्हारा चेकअप कैसा रहा? तब जेफ्यू कहती है चिंता की कोई बात नहीं है और जब तुम घर वापस आ जाओगे तब हम इस बारे में बात करेंगे। और रोइंकिंग जेफ्यू से कॉल पर कह रहा होता है जेफ्यू दरअसल कंपनी में एक छोटी सी प्रॉब्लम चल रही है इसीलिए काम खत्म करने में बहुत देर रात हो सकती है मुझे। तब जेफ्यू कहती है हाँ ठीक है तो फिर तुम अपना ख्याल रखना। रोइंकिंग कहता है तो फिर तुम कल मेरे लिए ऑफिस में साफ कपड़े और नाश्ता लेकर आना। तब वो कहती है हाँ ठीक है। और फिर सीन शिफ्ट तरह में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ जेफ्यू उसके लिए नाश्ता लेकर आती है और रोइंकिंग उससे कहता है अब तुम क्या ठीक हो और तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। और जेफ्यू तुम यहाँ पर इतनी जल्दी आ गई और क्या तुमने नाश्ता किया? तब जेफ्यू कहती है हाँ मुझे थोड़ा काम है इसलिए मैं यहाँ जल्दी आ गई। और फिर तभी दूर से वो व्यक्ति उन्हें देखती हुई कहता है सर और मैडम भी यहाँ पर आई हुई है। फिर जेफ्यू वहाँ से जाती हुई कहती है रोइंकिंग अब मैं जा रही हूँ अपने काम से और तुम्हें अपना काम खत्म करने में देरी नहीं करनी चाहिए। और फिर वो व्यक्ति रोइंकिंग के पास आते हुए कहता है बॉस यूलिंग की तरफ से ये आया है, मुझे लगता है कि आगे की जांच करना अच्छा रहेगा। रोइंकिंग कहता है लाओ मुझे इसे अच्छी तरह से देखने दो। और क्या कुछ पता चला? वो व्यक्ति कहता है मिस्टर यूलिंग को दूसरे के खाते की कुछ फंड मूवमेंट दिखी, उन्हें एक 50 लाख का फंड मूवमेंट दिखा है जो कि किसी के पर्सनल अकाउंट में हुआ है और उस अकाउंट होल्डर का नाम जिब्यू होता है। और ये देख रोइंकिंग चौंकती हुई कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो व्यक्ति कहता है मैंने भी ऐसा ही सोचा था कि शायद ये इसी नाम का कोई और व्यक्ति होगा और मुझे लगता है बॉस कि हमें इसकी अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए ताकि हम इसका पूरी तरह से खुलासा कर पाए। रोइंकिंग कहता है यूलिंग को कहो कि वो मुझे इसकी सारी मिली हुई जानकारी सेंड करे। तो वो व्यक्ति कहता है हाँ ठीक है बॉस। और पेट सीन शिफ्ट तरह में हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर जेफ्यू कह रही होती है ये कैसा है डॉक्टर? फिर वो कहती है मिस क्या आपके साथ मिस्टर रोइंकिंग आज यहाँ पर नहीं आए? और इस रिजल्ट की बात है तो मेरे ख्याल से आप दोनों को ही एक साथ इस रिजल्ट को जानना चाहिए। अब जेफ्यू कहती है वो इस वक्त कंपनी में बहुत ही ज्यादा बिजी है तो इसीलिए वो नहीं आ सकते, तो प्लीज आप आगे बढ़िए और मुझे इस बारे में बताइए। फिर वो कहती है ठीक है तो फिर देखिए कल मैंने आपको एससीजी लेवल के बारे में बताया था और आप ये देखिए प्रोग्रेस स्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा कम है और दूसरी बात ये है कि हम उसकी धड़कन का पता नहीं लगा पा रहे हैं और हमें ये पहली ही जांच में पता चल गया था। ये बातें सुन जेफ्यू घबराती हुई कहती है तो क्या आपका कहने का मतलब ये है कि वो डॉक्टर कहती है हाँ सिम्बोनिक्स डेवलपमेंट अनसक्सेसफुल रहा और आपकी ये प्रेगनेंसी भी बहुत ही लंबी हो चुकी है तो हमारा आपको सुझाव यही रहेगा कि आप एबॉर्शन करवा लीजिए। और फिर जेफ्यू कहती है तो क्या आपके कहने का मतलब ये है कि मेरा बच्चा पहले ही मर चुका है? फिर वो डॉक्टर कहती है ये सिर्फ एक कण है जिसका पूरी तरह से विकास नहीं हुआ तो इसीलिए इसे बच्चा नहीं माना जा सकता। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड 95 यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।